मेरा नाम आरुषि है। उम्र 30 वर्ष। पुणे शहर के एक जाने माने कॉलेज में हिंदी साहित्य की प्रोफेसर। मेरे नाम के आगे प्रोफेसर शब्द एक निश्चित गरिमा और गंभीरता जोड़ता है और मैं उसे पूरी ईमानदारी से जीती भी हूँ। मेरे घर की साज सज्जा, मेरी अलमारियों में सलीके से लगी हुई पुस्तकें, मेरी हर सुबह की दिनचर्या, सब कुछ क्रमबद्ध, शांत और नियंत्रित है। लेकिन ये बाहरी नियंत्रण सिर्फ एक मुखौटा है। मेरे भीतर, मेरी आत्मा के गहरे कोने में एक पूरी दुनिया है जो उथल-पुथल, अविश्वास और गहरे एकांत से भरी पड़ी है। मैं अविवाहित हूँ। ये मेरी नियति नहीं, मेरा सजग चुनाव है। इस चुनाव का कारण छिपा है मेरे कॉलेज के दिनों के पहले और एकमात्र प्रेम में, जिसका नाम सिद्धार्थ था। वो मेरे बैच का सबसे प्रतिभाशाली और सबसे वाचाल छात्र था। उसकी बातों में कविता थी और उसकी आंखों में मेरे लिए एक गहरा आकर्षण। हम दोस्त बने और जल्द ही मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भावनात्मक छलांग लगाई। मैंने उससे प्यार किया। आरुषि, जो हमेशा किताबों के पन्नों में जीती थी, पहली बार किसी बाहरी दुनिया के व्यक्ति पर इतनी निर्भर हुई। सिद्धार्थ मेरे विचारों की कद्र करता था, मेरे एकांत को समझता था और हमारे भविष्य के बारे में उसके वादे इतने वास्तविक लगते थे कि मैंने अपनी सारी सतर्कता त्याग दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि भरोसा कांच का होता है और जब वो टूटता है तो उसकी चोट गहरी होती है। एक दिन सिद्धार्थ की एक दोस्त ने गलती से मुझे बताया कि वो मुझे जो कविताएं भेजता है, जो वादे करता है, वो पिछले 6 महीनों से कम 3 अन्य लड़कियों से भी कर रहा है। वो भावनात्मक रूप से एक साथ कई लोगों को धोखा दे रहा था। उस दिन मेरा दिल टूटने से ज्यादा मेरी आत्मा का अविश्वास जन्मा। मैंने तत्काल वो रिश्ता खत्म कर दिया। उस पल मैंने तय कर लिया कि अब मैं प्रेम नाम के किसी भी भावनात्मक जाल में नहीं फंसूंगी। मेरा बौद्धिक अहंकार जाग उठा। मेरे लिए अब मेरी किताबें, मेरा अकादमिक करियर और मेरे कमरे का एकांत ही मेरी दुनिया बन गया। मैंने अपनी भावनाओं पर बुद्धिमत्ता का ऐसा कठोर पहरा बैठाया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उसे भेद न सके। मेरे जीवन में भावनात्मक रूप से केवल एक औपचारिक उपस्थिति थी, मेरे सौतेले भाई विवेक की। 35 वर्ष का, मुंबई में एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हमारा रिश्ता मेरी माँ की दूसरी शादी का परिणाम है, जो तब हुई जब मैं 10 साल की थी। विवेक मेरे सौतेले पिता का बेटा। बचपन में हम दोनों के बीच हमेशा एक अनकही दूरी रही, न ज्यादा करीबी न ज्यादा बैर। वो अपने दोस्तों में मशगूल रहता, मैं अपनी पढ़ाई में। हमारे माता पिता का रिश्ता भी गर्मजोशी भरा नहीं था, शायद इसलिए हमारे रिश्ते में भी बस औपचारिक शिष्टाचार ही था। विवेक की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले साल उसकी पत्नी की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस हादसे ने उसे बदल दिया था। वो पहले का हंसमुख और बेपरवाह विवेक नहीं रहा। वो चुप रहने लगा था, अपने काम में और गहरे डूब गया था। पिछले सप्ताह उसका फोन आया। उसकी आवाज में काम की थकान से ज्यादा आत्मा की थकान थी। आरुषि, मैं कुछ दिनों के लिए पुणे आ रहा हूँ काम के सिलसिले में, और अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम्हारे साथ एक रात बिता लूंगा, थोड़ी देर। मुझे ये सुनकर अजीब लगा, क्योंकि सालों में हमने कभी इस तरह से साथ रहने की पेशकश नहीं की थी। फिर भी मैंने कहा, आ जाओ, अच्छा लगेगा। मेरे भीतर की अकेली आत्मा को भी कहीं न कहीं परिवार के स्पर्श की जरूरत थी। वो शुक्रवार की दोपहर को पहुंचा। जब मैं कॉलेज से लौटी तो देखा कि वो मेरे सोफे पर बैठा था, चाय पी रहा था। उसने मुझे देखकर हल्की अनिच्छुक सी मुस्कान दी और कहा, क्या हाल है प्रोफेसर साहिबा, अभी भी किताबों के साथ रोमांस चल रहा है? मैंने भी हल्के अंदाज में जवाब दिया, और तुम, अभी भी कोर्ट्स के साथ लड़ाई चल रही है? तुम बताओ, मुंबई में सब कैसा है? उसने चाय का कप रखा और स्वीकार किया, बस काम और एक गहरा अनवरत अकेलापन। सोचा काम के बहाने तुमसे मिल लूं, शायद ये अकेलापन थोड़ा कम हो जाए। शाम को हमने साथ में खाना बनाया। किचन में पहली बार हमारी पुरानी यादें सामने आईं। जब मैंने दाल और चावल बनाए तो उसने मजाक में कहा, अनन्या, तुम अभी भी वही प्रोफेसर वाली दाल बनाती हो, मुझे आज भी पसंद नहीं। मैंने हंसकर जवाब दिया, और तुम अभी भी शिकायत करते हो, तुम्हें कुछ तो बदलना चाहिए। इन हल्की नोकझोंक ने सालों की जमी बर्फ को पिघला दिया। खाना खाने के बाद हम छत पर गए। पुणे की शाम अपनी ठंडी सुहानी हवा के साथ हमारे एकांत को तोड़ने के लिए तैयार थी। हमने 2 कुर्सियां डाली और बातें शुरू की। विवेक ने अपने जॉब के तनाव, अपने बॉस की अजीबोगरीब हरकतों और रात रात भर कोड लिखने की मजबूरी बताई। मैंने कॉलेज के कुछ मजेदार किस्से सुनाए, कैसे एक छात्र ने क्लास में उठकर मेरे लेक्चर के दौरान ही एक पुरानी गजल गाना शुरू कर दिया था। रात गहराती गई। करीब 10 बजे मैंने कहा, विवेक, अब सोते हैं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है। उसने सिर हिलाया। मैंने उसे नीचे का कमरा दिया और मैं ऊपर अपने कमरे में चली गई। मैंने लाइट बंद की, पर नींद दूर थी।
उस रात मैं उन रात के सन्नाटे वाले कामों को नहीं कर पाई जो मुझे सुकून देते थे। अपनी डायरी में भावनाएं उकेरना, कविताएं पढ़ना, विवेक की अनजानी उपस्थिति ने मेरे निजी रूटीन को बाधित कर दिया था। मैं अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। करीब 1 बजे मुझे नींद से हल्की झटकी लगी। मैंने पानी पिया और फिर लेट गई। मैंने खिड़की खोली, ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। मैंने फ़ोन उठाया और एक कहानी पढ़ने लगी। कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो अविश्वास और अकेलेपन के चक्रव्यूह में फंसी थी। फिर करीब 2 बजे मैंने हल्की सी आहट सुनी। नीचे गई तो देखा कि विवेक किचन में पानी लेने आया था। आरुषि, तुम सोई नहीं? मैंने कहा, नींद नहीं आ रही। उसने पानी का ग्लास रखा, वो कुछ हिचकिचाया, फिर हिम्मत करके बोला, आरुषि, मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं अपने कमरे में अकेला नहीं रहना चाहता। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? उसकी आवाज़ में छिपा डर और अकेलापन मेरी बौद्धिक दीवार को भेद गया। मैंने हिचकिचाना छोड़ दिया और कहा, ठीक है, चलो। हम लिविंग रूम में बैठे। विवेक ने पहली बार खुलकर अपनी पत्नी को खोने का दर्द बताया। उसने बताया कि कैसे वो हर चीज़ में उसे खोजता है, कैसे रात को उठकर उसके कमरे में चला जाता है और कैसे उसे लगता है कि वो इस अकेलेपन से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने कहा, मुझे पता है कि ये तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर तुम ही हो जिससे मैं ये सब कह पा रहा हूँ। मैंने बिना कोई सलाह दिए बस एक बहन की तरह उसे सुना। मैंने उसे बताया कि दुख सहना भी जरूरी है, पर उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को माफ करना होगा। उस रात औपचारिक भाई बहन का रिश्ता टूट गया। हम 2 टूटे हुए इंसान थे जो एक दूसरे का भावनात्मक सहारा बन रहे थे। जब हम अलग हुए तो मेरे मन से सारी बेचैनी और तनाव गायब हो चुका था। मुझे एहसास हुआ कि अविश्वास की मेरी दीवारें इतनी मजबूत नहीं थीं कि किसी के सच्चे दर्द को रोक सकें। उस रात मेरे भीतर मानवीय संबंध की एक नई परिभाषा जन्मी। विवेक अगले 4 दिन मेरे यहाँ रहा। ये समय हम दोनों के लिए हीलिंग का था। हमने छत पर बैठकर घंटों बातें की, सिनेमा देखा, खाना बनाया। हर रात वो अपने कमरे में सोता और मैं अपने में, लेकिन हमारी चुप्पी अब एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ से भरी थी। 5वें दिन जब वो मुंबई वापस गया तो मेरे घर में पहली बार खालीपन की जगह आत्मविश्वास की नई भावना थी। मैंने अपनी डायरी में लिखा, विवेक मेरे जीवन में एक संकेत बनकर आया। उसने मुझे सिखाया कि विश्वासघात के बाद भी दुनिया में निस्वार्थ और शुद्ध रिश्ते मौजूद हैं। मेरा डर मुझे बचाने के बजाय मुझे कैद कर रहा था। मैंने तय किया कि अब मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ दूंगी और जीवन को एक और मौका दूंगी। मैंने अविश्वास के चश्मे को उतारकर सतर्कता के नए लेंस के साथ दुनिया को देखना शुरू किया। कुछ महीनों बाद मेरी जिंदगी में एक नया दोस्त आया, कबीर। वो मेरे कॉलेज में इतिहास पढ़ाता था। कबीर मेरी तरह ही किताबों और एकांत का प्रेमी था, पर उसमें एक अद्भुत संतुलन था। हमारी दोस्ती धीमी गति से आगे बढ़ी क्योंकि मैं हर कदम पर अत्यंत सतर्क थी। सिद्धार्थ की बेवफाई की यादें बार बार आकर मेरे मन में संदेह पैदा करती थीं। कबीर ने मेरी चुप्पी, मेरे एकांत की ज़रूरतों को कभी चुनौती नहीं दी। उसने हमेशा मुझे स्पेस दिया। वो कभी जल्दबाजी में नहीं था, वो मेरे विचारों का सम्मान करता था। 1 साल तक हम दोस्त रहे और इस दौरान उसने एक भी बार प्रेम या रिश्ते का दबाव नहीं बनाया। एक शाम जब मुझे लगा कि मेरा विश्वास अब मजबूत हो चुका है, मैंने हिम्मत करके उसे सिद्धार्थ की पूरी कहानी बताई, मेरे टूटे भरोसे और मेरे द्वारा बनाई गई दीवार के बारे में। कबीर ने मेरी आंखों में देखा और उसकी आवाज़ में एक अटल ईमानदारी थी। उसने कहा, आरुषि, मैं सिद्धार्थ नहीं हूँ और मैं तुमसे कोई झूठा वादा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकता, पर मैं हमेशा तुम्हारे बगल में खड़ा रहूँगा जब तुम लड़ोगी। विश्वास एक तोहफा है जिसे तुम देती हो। जब तुम पूरी तरह से तैयार हो तब देना। उसकी इन बातों ने मेरे मन की आखिरी दीवार भी तोड़ दी। मुझे एहसास हुआ कि ये वो व्यक्ति है जो मुझे पाने से ज़्यादा मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करता है। 2 साल बाद मैंने कबीर से शादी कर ली। आज मैं कबीर के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे समझ में आ गया कि इंसान का अकेलापन उसे बचाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये उसे पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है यदि वो सही समय पर सही फैसला ना ले। मैंने अतीत के धोखे के डर को अपने वर्तमान और भविष्य को बर्बाद नहीं होने दिया। कबीर मुझे प्यार, इज्जत और सबसे बढ़कर विश्वास दे रहा था, जो हर रिश्ते की नींव होती है। मैंने अपनी डायरी में अंतिम पन्ना लिखा। विवेक ने मुझे भाई का सहारा दिया और कबीर ने मुझे प्रेम का भरोसा। भगवान ने मुझे बर्बाद और आबाद होने के मौके दिए और मैंने साहस और विवेक के साथ आबाद होना चुना। मैंने डायरी बंद की और खिड़की की ओर देखा। बाहर का सूरज मेरे कमरे में एक नई रोशनी बिखेर रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने दिन की शुरुआत की, एक प्रोफेसर के रूप में, एक पत्नी के रूप में और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने अपने अतीत को हराकर अपनी खुशी का रास्ता खुद चुना था।